नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपको पता है हिंदी ग्रामर गद्यांश पद्यांश के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और 15 प्रश्न पेडागॉजी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज अब हिंदी भाषा की बात करेंगे। जी हाँ, हिंदी भाषा में आपने फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज सेलेक्ट किया है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी शिक्षा शास्त्र की प्रथम क्लास यानी पहली क्लास में हम भाषा अधिगम एवं अर्जन पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे। जी हाँ, ये एक आपका चैप्टर है भाषा अधिगम एवं अर्जन। इस चैप्टर में हम लगभग 50+ क्वेश्चन अर्थात 60 प्रश्न करने जा रहे हैं, जो पूरा अभी तक टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न भी हैं, संभावित प्रश्न भी हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न भी हैं। ठीक है, आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, ये वीडियो गोल्डन वीडियो है बाई जायसवाल सर। सारे मेरे शिक्षक बंधु भाई बहन गृहिणी अच्छे तरीके से 60 प्रश्नों को अच्छे तरीके से अटेंड कीजिएगा और प्रत्येक प्रश्न के आंसर को हम डिटेल के साथ जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर हिंदी पेडागॉजी में 15 में से साथियों हमें कितना प्राप्त करना है, 15 में से 15 नंबर प्राप्त करना है। जी हाँ, चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका जो आधार है परस्पर अंतःक्रिया है, परस्पर प्रश्नोत्तर है, बड़ों की परिपक्व भाषा है या बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण हो जाएगा। तो सभी आप लोग जानते हैं संयुक्त परिवार दो प्रकार की, एक होता है एकल परिवार, दूसरा होता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवारों में बच्चों का जो भाषा विकास अपेक्षाकृत इसलिए बेहतर होता है क्योंकि इसका आधार परस्पर अंतःक्रिया होता है। क्या होता है? परस्पर अंतःक्रिया होता है। क्योंकि संयुक्त परिवारों में दो या दो से अधिक व्यक्तियों में अर्थपूर्ण संपर्क स्थापित होता है। वे एक दूसरे से कम या अधिक मात्रा में भी प्रभावित करते हैं और यही कारण है कि संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास बेहतर होता है। बच्चा दादा दादी के साथ भी सीखता है, माता पिता के साथ भी सीखता है, बुआ ताई चाचा चाची सारे परिवारों से बच्चा सीखता है, इसलिए बेहतर बच्चा सीख पाता है। आगे आइए बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। भाषा मनुष्य की खालिस्तान और मनुष्य खालिस्तान के साथ गहरा संबंध होता है। देखिए, जो हमारी भाषा है, लैंग्वेज जो है, वह मनुष्य की और मनुष्य के साथ गहरा संबंध होता है। अस्मिता और विचार, वैचारिकता और व्यापार, अस्मिता और व्यापार, व्यवहारिकता और व्यवहार की बात करेंगे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों? तो भाषा का मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध होता है। जी हाँ, भाषा का मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध होता है। भाषा अस्मिता से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई होती है और भाषा का इस दृश्य से अध्ययन एक और जहाँ भाषा का समाज से संबंध एवं भाषा के व्यवहारिक महत्व को रेखांकित करता है, वहीं दूसरी ओर भाषा को देखने समझने का नया आयाम भी प्रस्तुत करता है। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्जाम को फतेह करना है। आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, शर्मान है। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। तीसरा प्रश्न साथियों, ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं स्कूल की शिक्षा की शुरुआत जो है, जी हाँ, ज़्यादातर बच्चे जब स्कूल की शिक्षा की शुरुआत करते हैं उससे पहले ही भाषा की और खालिस्तान को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। चुनौती और प्रचलनों को, जटिलताओं और नियमों को, चुनौतियों और अवसरों को या जटिलताओं और मानकों को करते हैं। देखिए, ज़्यादातर बच्चे जो है स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले से ही जटिलताओं, भाषा की जटिलता, यहाँ पे एक होगा, भाषा की जटिलता और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। क्या है? ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। यह सीटेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। आइए बात करेंगे साथियों फोर्थ नंबर प्रश्न, जो आप लोगों के स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंटरेस्टेड प्रश्न है। आइए जान लेते हैं आपका फीडबैक क्या है। कक्षा में भाषा की खालिस्तान के प्रति बनाकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। देखिए, सीटेट में ज़्यादातर ये प्रश्न पूछा जाता है। विविधता विद्वान की बात करेंगे, विविधता संवेदनशील की बात करेंगे, संवेदनशीलता कठोर की बात करेंगे, एक रूपता या संवेदनशील की बात करेंगे। देखिए, जो भाषा अर्जन और क्षमता का चैप्टर है
2 से लेके अभी तक एग्जाम में देखा जाए तो 2 से लेके 4 प्रश्न पूछे गए। जी हाँ, कभी 2 प्रश्न, कभी 3 प्रश्न, कभी 4 प्रश्न पूछ लिए गए। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कक्षा में भाषा की प्रति बनाकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। किसका करना चाहिए? आप सभी जानते हैं कि कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनाकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। यानी हम बात करेंगे, पहले यहाँ पे आ जाएगा विविधता और यहाँ पे आ जाएगा आपका संवेदनशील आ जाएगा। 5वां प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है? प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास खाली स्थान है और साहित्य है। देखिए, प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास खाली स्थान है और साहित्य है। तो आप सभी जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता हैं कि प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का जो विकास होता है वह क्या होता है? सभी लोग बताइए। वह होता है साध। जी हाँ, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास जो होता है साध होता है और साहित्य यहाँ पे साधन होता है। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 6वां प्रश्न दिया गया है, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक क्या होता है? बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत, बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत, या बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य करना। जी हाँ, देखिए, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए जो सर्वाधिक हमारा सहायक होता है वह बच्चों की परस्पर कौन सी बातचीत होती है? अनौपचारिक बातचीत सहायक होती है। जी हाँ, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक जो सहायक होता है बच्चों के परस्पर अनौपचारिक बातचीत होती है। अब ये अनौपचारिक बातचीत क्या है? अभी आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं समझ पाए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अगली क्लास में हम इसका डिटेल के साथ चर्चा कर लेंगे। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? जी हाँ, जब आपकी नियुक्ति होगी या जब आप अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, शिक्षिका बनेंगे, तो ये बताइए ऐसी कक्षा में कौन सा प्रश्न जो है बहुभाषिकता को पोषित करेगा? अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है? या फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। देखिए, अब ऐसा प्रश्न जो बहुभाषिकता को पोषित करता हो। देखिए, क्लास बच्चे में अनेक एरिया से बच्चे आते हैं, अनेक अपनी अपनी मातृभाषाएं उनकी होती है। तो बहुभाषिकता को पोषित करता है जब बच्चा फूलों के नाम अपनी अपनी भाषा में लिखेगा। तो ये प्रश्न जो है आपके बहुभाषिकता को पोषित कर रहा है, बहुभाषिकता को बढ़ा रहा है। तो डी ऑप्शन को यहाँ पे हम सही कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि कक्षा में भिन्न भिन्न संस्कृति, समुदाय, भाषा के बच्चों का सम्मिलित समूह होता है और फूलों का नाम भिन्न भिन्न भाषा में लिखने से, अपनी मातृभाषा में लिखने से बच्चों में बहुभाषिकता की क्या होती है? वृद्धि होती है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक होता है? डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? तितली और कली ने क्या खेल खेला? या तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? देखिए, ऐसा प्रश्न जो बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में आपका सर्वाधिक सहायक हो। तो आप शिक्षक बंधु हैं तो आप जानते हैं कि तितली कली के पास कब और क्यों गई होगी। ये भाषा की क्षमता के विकास में सर्वाधिक होता है, क्योंकि यहाँ तितली के पास कब गई और क्यों गई होगी, दोनों रीजन बताना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सही हो जाएगा। क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों में बच्चों की भाषा क्षमता, चिंतन, कल्पना शक्ति, तार्किक क्षमता का विकास सर्वाधिक सहायक हो जाता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। आप लोग देखते होंगे कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। ठीक है, तो पढ़ने से होते हैं, लिखने से होते हैं, रटने से होते हैं, समझने से होते हैं। कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो कई बार बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो 2-3 भाषाओं को, यहाँ पे खाली स्थान है, और बोलने से लैस होते हैं। तो कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान होना चाहिए था को के बाद, फिर इसके बाद और बोलने की लैस। तो यहाँ पे समझने और बोलने, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? और के पहले आएगा समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी खाली स्थान को सीखना, खाली स्थान को सीखना। सभी लोग बताइए। अवधारणाओं और विषय वस्तु को सीखना, विषय वस्तु और उपयोग को सीखना, या अवधारणाएं और शब्दावली या शब्दावली विषय की बात करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंटरेस्टेड प्रश्न है। आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना।
और उसकी शब्दावली को सीखना। जी हाँ, जब आप किसी विषय को सीख रहे हैं मतलब उसकी अवधारणाएं और विषय वस्तु को सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, सॉरी, अवधारणाएं और शब्दावली की बात करेंगे, सी ऑप्शन। जी हाँ, किसी विषय को सीखने का मतलब होता है उसकी अवधारणाएं और उसकी शब्दावली को सीखना। सी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है या अनुचित है। जी हाँ, प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन का 101% यहाँ पे पक्का करना। सभी कमेंट कीजिएगा। राइट ऑप्शन साथियों होगा बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात स्वाभाविक हो जाएगी। पहला ऑप्शन सही कर लेंगे, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने के पूर्व बच्चे मातृभाषा में अपने विचार अभिव्यक्त करना सीख चुके होते हैं और इसी के आधार पर द्वितीय भाषा की अवधारणा का फिर विकास करते हैं। पहली कक्षा में खाली स्थान भी लिखना के अंतर्गत आता है। वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर लिखना, चित्र लिखना, ये काफ़ी बार पूछा गया है। आपके सी टेट में आया हुआ प्रश्न है, आपके MP टेट में आया हुआ प्रश्न है, आपके रीट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, आपके UP टेट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, सभी टेट एग्जाम में लगभग पूछा गया है कि पहली कक्षा में कि खाली स्थान भी लिखने के अंतर्गत आता है तो चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि लेखन भाव एवं विचारों को लिपिबद्ध करके अभिव्यक्त करने की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें निर्मित चिन्ह भाव प्रकाशन के मूल माध्यम होते हैं और कक्षा 1 के बालक की अंगुलियां एवं हाथ क्या होती सुकोमल होती हैं और चित्र बनाने के द्वारा बालक इनके संचालन पर नियंत्रण करता है। फिर धीरे धीरे इनमें दृढ़ता आती है और समुचित चिन्ह बनाने में बच्चा जो है सक्षम हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होता है? अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ निकालना, अक्षरों की पहचान करना या पढ़ने के उद्देश्य। तो प्राथमिक स्तर पर जो साथियों, जी हाँ, प्राइमरी लेवल पर जो है पढ़ना सीखने में जो सबसे कम महत्वपूर्ण आता है वह अक्षरों की पहचान आता है। बाकी अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ और पढ़ने का उद्देश्य ज़्यादा होंगे। क्यों होंगे? देखिए, प्राथमिक स्तर में पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण अक्षरों की पहचान इसलिए है क्योंकि पढ़ने के अंतर्गत अर्थबोध करना, लिखी हुई का उद्देश्य समझना, संदर्भ के अनुकूल अर्थ समझना शामिल होता है। इंपॉर्टेंट ये ज़्यादा है, बाकी पहचान जो है कम हो जाती है। आइए बात करें, क्योंकि CBSE ने यही आंसर माना है तो इसी आंसर पर चलेंगे हम। CTET का यही आंसर माना गया है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है भाषा के कठोर आकलन पर, भाषा की पाठ्य पुस्तक पर करता है या समृद्ध भाषिक परिवेश की बात करेंगे या भाषा की व्याकरणिक जानकारी की बात करेंगे। देखिए, बच्चों का भाषा विकास जो सर्वाधिक निर्भर करता है वह समृद्ध भाषिक परिवेश का। जी हाँ, जहाँ बच्चा रह रहा है उसके आसपास का जो परिवेश है, वातावरण है, तो बच्चे का भाषा विकास सर्वाधिक निर्भर करता है बच्चे के भाषा परिवेश, भाषिक परिवेश, वातावरण, इन्वायरमेंट। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि सभी जानते हैं कि बच्चा घर, परिवार, समुदाय, समकक्षी आदि का अनुकरण कर भाषा सीखता है। इसके लिए आवश्यक है कि उनको जो है एक समृद्ध भाषा परिवेश उपलब्ध कराया जाए जिसमें वे स्वाभाविक रूप से भाषा जन कर सके और अपने भावनाओं, विचारों आदि को अभिव्यक्त कर सके। अक्सर आप देखते होंगे बच्चों को जैसा बच्चा सुनता है, ठीक है, बच्चा वैसे बोलने लगता है, ठीक है, बचपन में। तो इसीलिए कहते हैं समृद्ध भाषिक परिवेश बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के आगामी के, ठीक है, सीखने के लिए, उसके आचरण व्यवहार। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। बिल्कुल सही बात की गई है। जो बच्चे होते हैं, बालक बालिकाएं होती हैं, वह अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे ही परिवेश में जो मौजूद भाषा होती है उसे अर्जित करते हैं। ये कथन किसे महत्व नहीं देता है, ठीक है, नेगेटिव प्रश्न है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कथन 3 ऑप्शन में किन्हें महत्व देगा। देखिए, समृद्ध भाषा परिवेश को भी महत्व देता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिटेल के साथ बात भी किया। भाषा नियमों में परिवर्तन को भी देता है और भाषा नियमों में विस्तार को भी देता है, लेकिन भाषा अनुकरण करने को नहीं देता है। क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित कर रहे हैं। तो जो चीज़ अर्जित की जाती है वह अनुकरण नहीं होता, ये भी आपको ध्यान देना है। जहाँ पे अर्जित करना शब्द आए वह अनुकरण नहीं होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन महत्व नहीं होगा, बाकी ये तीनों हो जाएंगे। ठीक है, देखिए
भाषा विकास की वजह से जो निम्न महत्वपूर्ण बातें होती हैं, समृद्ध भाषा परिवेश होता है, भाषा नियमों में विस्तार होता है, भाषा नियमों में परिवर्तन होता है, बहुभाषिकता को महत्व होता है और विचारों की अभिव्यक्ति होती है। ये आपके 5 पॉइंट है। अतः भाषा विकास में भाषा अनुकरण करने को महत्व नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, भाषा सीखने, भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर जो आधार होता है वह किसका होता है? तो अभी हम पिछले क्वेश्चन भी कर चुके हैं कि भाषा सीखना और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर जो होता है भाषा परिवेश का होता है। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन सही कर लेना है। आइए बात करेंगे अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न जो स्क्रीन पर है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? जीन पियाजे जी का है, स्किनर महोदय जी का है, ईपी पावलोव का है, वाइगोस्की महोदय जी का है। तो बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह जो विचार है साथियों आपके वाइगोस्की महोदय जी का है। देखिए, जब भी सामाजिक की बात करें, सामाजिकता की बात करें, ठीक है, तो वाइगोस्की महोदय का नाम जिक्र आता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जी है, जब भी सामाजिक शब्द देखिएगा वाइगोस्की महोदय पर टिक कर लीजिएगा। जी हाँ, वाइगोस्की जी के अनुसार बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। साथ ही बच्चा अपनी भाषा के विकास के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है। पहली बोली है आपकी आत्म केंद्रित और दूसरी होती है सामाजिक। आत्मोन्मुख जो होते हैं भाषा के माध्यम से बालक स्वयं से संवाद करता है, जबकि सामाजिक भाषा के माध्यम से वह शेष सारी दुनिया से संवाद स्थापित करता है। और इन पर जीन पियाजे जी का कहना है कि भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतरक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। जीन पियाजे जी का क्या कहना है कि भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतरक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। कोई ये नहीं कह सकता वाइगोस्की का ही कथन आएगा, जीन पियाजे जी का आएगा, ठीक है, स्किनर महोदय जी का भी आ सकता है। और जीन पियाजे जी का मानना था कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास के पूर्व ऑपरेशनल, कन्वर्ट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल चरणों से गुजरता है। तो ठीक है, ये 3 आपके चरण दिए गए हैं जीन पियाजे जी के अकॉर्डिंग। और स्किनर के अकॉर्डिंग, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया पर आधारित एक नवीन सिद्धांत है, जिस उद्दीपन की तुलना में अनुक्रिया प्रकार का अनुबंध अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। स्किनर का यह सिद्धांत पुनर्बलन के सिद्धांत के साथ संबंधित है, अर्थात इनके सिद्धांत में अनुक्रिया जो होती है वह पुनर्बलन से संबंधित होती है, ना कि उद्दीपन से होती है। किससे होती है? पुनर्बलन से संबंधित होती है। और इसी पर पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि मनुष्य जो प्रतिक्रिया प्राकृतिक उद्दीपन को देखकर प्रकट करता है, उसी स्वाभाविक प्रतिक्रिया को किसी कृत्रिम उद्दीपन से अनुबंधन करके भी प्राप्त किया जा सकता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। वाइगोस्की ने भाषा विकास का खालिस्तान परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है, व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक, व्यवहार सांस्कृतिक, या हम बात करेंगे संज्ञानवादी की। देखिए, वाइगोस्की महोदय जी ने भाषा विकास का खालिस्तान परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है, वह समाज और संस्कृत का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। ठीक है, मैंने बताया ना, समाज का शब्द आए वाइगोस्की महोदय पर जिक्र आ जाएगा, या वाइगोस्की महोदय का जिक्र आता है तो समाज शब्द का अवश्य जिक्र आता है। बी ऑप्शन को सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने, भाषा अर्जित करने में अंतर जो होता है मुख्य आधार किसका होता है? भाषा की पाठ्यपुस्तकें, भाषा के लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश, या भाषा की जटिल संरचनाएं। तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में जो मुख्य अंतर होता है वह भाषा की उपलब्ध परिवेश होता है, जिसका हम अभी भी पिछले क्वेश्चन पर बात भी कर चुके हैं। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन देखते हैं, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। बिल्कुल सही बात है, काफ़ी बार पूछा गया है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता किस प्रकार होती है? जन्मजात पाई जाती है। यहाँ पे पहला कथन हमारा सही दिया गया है। बाकी बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, तो कोई ये बात नहीं है। बच्चा परिवार से भी सीखता है, बच्चा जहाँ रहता है, ठीक है, समृद्ध भाषिक परिवेश जो होता है। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं, तो ऐसा नहीं है। बच्चे में भाषा अर्जित करने की क्षमता जो होती है जन्मजात होती है, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को जो पहला ऑप्शन दिया गया वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? संज्ञानात्मक विकास को, सामाजिक अंतःक्रिया को, दृश्य श्रव्य सामग्री को, या बाल साहित्य को मानते हैं? देखिए साथियों, भाषा सीखने सिखाने में जिसे आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं वह कहलाती है सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही कर लेना है।
आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। 22 नंबर प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर है और क्या पूछा जा रहा है, स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। भाषा शिक्षक ने कक्षा कक्ष में व्यक्ति विशेष की आकृति, वेशभूषा, मुद्रा, चेष्टा, स्वभाव, संदर्भ आदि का वर्णन किया। शिक्षक किस विधा का शिक्षण करा रहे हैं? देखिए, जब आपकी नियुक्त होगी आप स्वयं सोचिए, एक भाषा के शिक्षक हैं और आप कक्षा कक्ष में व्यक्ति विशेष आकृति, वेशभूषा, मुद्रा, चेष्टा, स्वभाव, संदर्भ आदि का वर्णन करा रहे हैं। तो आप जो है किस विधा का शिक्षण करा रहे हैं? यात्रा वृत्तांत का, संस्मरण का, रेखा चित्र का या जीवनी का? देखिए, जिसमें किसी भी व्यक्ति विशेष में आकृति, वेशभूषा, मुद्रा, चेष्टा, स्वभाव आदि का वर्णन किया जाता है वह रेखा चित्र कहलाता है। जी हाँ, शिक्षक रेखाचित्र विधा का शिक्षण करा रहा है क्योंकि व्यक्ति विशेष की आकृति, वेशभूषा, मुद्रा, चेष्टा, स्वभाव, संदर्भ आदि का वर्णन साहित्य की रेखाचित्र विधा में किया जाता है। जबकि किसी यात्रा का वर्णन यात्रा वृत्तांत में किसका किया जाता है? किसी व्यक्ति का यात्रा का वर्णन किया जाता है। घनिष्ठ व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य का स्मरण संस्मरण में होता है। अगर कोई मान लीजिए उसकी का घनिष्ठ मित्र है, व्यक्ति है, उसके बारे में लिख रहा है, स्मरण कर रहा है, तो वह संस्मरण कहलाता है। और किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के जीवन वृत्त पर, जी हाँ, मान ले कोई व्यक्ति है, आप किसी अन्य व्यक्ति का जीवन वृत्त लिख रहे हैं जन्म से मृत्यु तक पर्यंत, तो वह जीवनी कहला जाता है। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। नाटक शिक्षण में कक्षा विनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है? तो नाटक शिक्षण में कक्षा विनय प्रणाली से पत्रानुसार पत्रों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। जी हाँ, नाटक शिक्षण में जो है कक्षा विनय प्रणाली से प्रयोग से क्या होता है? अनुसार जो है, जो पात्र होते हैं उनके अनुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में क्या होती है? तेजी आती है। आइए बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की। आई होप सभी प्यारे मित्र ने इस गोल्डन वीडियो को, गोल्डन क्लास को लाइक कर दिया होगा। जी हाँ, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। समग्र भाषा पद्धति आधारित कक्षा कौन सी होगी? जी हाँ, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित जो कक्षा कहलाती है वह बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। जी हाँ, जो समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा होगी उसके जो बच्चे होते हैं वह भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर जो है बल देते हैं। अगला प्रश्न है, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर जो बच्चे होते हैं वह पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं या तुतलाकर बोलते हैं। तो पहली कक्षा में जब बच्चे प्रवेश लेने से पहले ही आमतौर जो बच्चे होते हैं स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। अब ये स्व अभिव्यक्ति क्या है? देखिए, जिस आयु वर्ग अर्थात सामान्यतः 5 से 6 वर्ष में बच्चे विद्यालय आते हैं, तो इस आयु वर्ग में सामान्यतः बच्चों में इतना भाषाई कौशल विकसित हो चुका होता है वे अपनी ज़रूरतें, परेशानियां व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं। वे शब्दों के लिंग, वचन आदि भी जानते हैं कि लड़का लड़की कौन है, दैनिक आवश्यकता की जो भी वस्तुएं हैं उनके नाम भी जानते हैं एवं कार्य एवं शब्दों के अर्थ के साथ समन्वय स्थापित कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का जो विकास करने का अर्थ होता है भाषिक संरचनाओं पर अधिकार है, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार है, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार है या भाषिक नियमों का अधिकार है। जी हाँ, प्राथमिक या प्राइमरी लेवल पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का जो अर्थ कहलाता है वह भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार हो जाएगा। सी ऑप्शन को सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्यों करते हैं? हिंदी की कक्षा में हिंदीतर भाषी बच्चे जो है हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना इसलिए करते हैं क्योंकि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। डी ऑप्शन को सही कर लेना है। आइए बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की। बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या होता है? जी हाँ, जहाँ पर जैसे देखिए, मान लीजिए आपकी नियुक्त होती है, आप शिक्षक बंधु बनेंगे, तो आपकी मान लीजिए कक्षा बहुभाषिक है एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा है, तो इस प्रकार के कक्षा में बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही प्रस्तुत करना चाहिए। यह हम बात करेंगे ऑप्शंस नंबर डी की कि बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। देखिए, आप एक शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं,
राष्ट्र हित में आपकी बात की जाती है, राष्ट्र हित में आपका स्थान सर्वोपरि है। इसलिए कहते हैं बहुभाषिकता एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान दिया जाना चाहिए। स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। बी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। साथियों अगला प्रश्न है, संस्कृत की दूसरी मंजिल क्या होती है? जी हाँ, जो संस्कृति होती है, हमारी परंपराएं जो हैं, उसकी दूसरी मंजिल होती है चिरंतन मूल्यों का संरक्षक है, संगीत कला आदि का संरक्षक है, परंपरा और रूढ़ि का आश्रय स्थल। तो ये सारे ऑप्शंस जो है हमारे आपके संस्कृत की दूसरी मंजिल कहला जाएगी। उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करेंगे, लगभग आधे प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं। जी हाँ, हमने आपको बताया था भाषा अर्जन एवं क्षमता के टोटल चैप्टर बड़ा है और क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए टोटल लगभग 60 के आसपास क्वेश्चन करेंगे, लगभग 30 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना होता है। जी हाँ, गृह कार्य जब आप बच्चों को गृह कार्य देते हैं तो वही चीज़ देते हो कि जो आप क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को, इसके बाद गृह कार्य दे देते हैं, उन्हीं से रिलेटेड देते हैं। तो पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर दिया जाता है बच्चों को। ठीक है, बी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, उच्चारण सुधारने का कार्य जो है किन कक्षाओं में करना चाहिए? प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या उच्च कक्षाओं में? देखिए, उच्चारण, अगर बच्चा शुरुआत में उच्चारण गलती कर रहा है, उच्चारण नहीं पढ़ रहा, तो उसको जो है प्रारंभिक कक्षाओं में या प्रारंभिक में ही उसे जो है सुधार कर लेना चाहिए। अन्यथा बाद में बच्चा बार बार गलती करता जाएगा, उसकी फिर वह क्या आ जाएगी, आदत में पड़ जाएगी। तो उच्चारण सुधारने का कार्य जो है आपके प्रारंभिक कक्षाओं में ही करना चाहिए। पहला ऑप्शन सही कर लेंगे। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। साथियों, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? भाषा के व्याकरणिक नियम होते हैं, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर होता है, भाषा की पाठ्य पुस्तक होती है, यह समृद्ध भाषिक वातावरण होता है। देखिए साथियों, भाषा सीखने के लिए जो कारक आपका या जिस कारक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हम मानते हैं वो होता है समृद्ध भाषिक वातावरण। ये कई बार ये लाइन, ये कई बार ऑप्शंस का जिक्र हुआ है, अभी तक 2-3 बार हो चुका है। ठीक है, क्योंकि भाषा या भाषिक क्षमता, इससे 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है। साथियों अगला प्रश्न है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मॉन्टेसरी का मानना है, महात्मा गांधी का मानना है, फ्रोबेल का मानना है या किलपैट्रिक का मानना है? जी हाँ, बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उसकी मातृभाषा में ही दी जाए, या आपके महात्मा गांधी का मानना है। बी ऑप्शन को सही कर लेना है। ठीक है, उन्होंने मातृभाषा पर विशेष जोर दिया है कि इन्होंने, महात्मा गांधी जी ने, चूँकि बच्चा एक निश्चित परिवेश में पलता बढ़ता है, इसलिए मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा अपरिहार्य है। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रारंभिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य क्या होता है? जी हाँ, प्रारंभिक स्तर में जो बच्चे, बालक बालिकाएं भाषा सीखते हैं, शिक्षार्थी सीखते हैं, विद्यार्थी सीखते हैं, भाषा सिखाने से जो तात्पर्य होता है वह क्या होता है? भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना है, भाषा का व्याकरण सीखना है, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना है या भाषा का प्रयोग सिखाना। देखिए साथियों, प्राइमरी लेवल पर, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य होता है भाषा का प्रयोग सिखाना। डी ऑप्शन को सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होता है? तो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा का माध्यम होता है, सभी जानते हैं, बच्चे की मातृभाषा में होनी चाहिए। जी हाँ, जब भी मातृभाषा की जिक्र करेंगे, प्राइमरी लेवल प्राथमिक की बात कर रहे हैं, सी ऑप्शन को यहाँ पे सही कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं समाज एवं परिवार के बीच वही भाषा सीखता है वहाँ जो बोली जाती है। सामान्यतः बच्चा मातृभाषा में बच्चे अपने विचार व्यक्त एवं ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए मातृभाषा प्राथमिक शिक्षा देना बहुत ही जरूरी है। बच्चे प्रारंभिक से ही द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, भाषा में कमज़ोर होते हैं या एक भाषिक होते हैं? देखिए, बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। घर की अलग बोली हो जाती है, आस पड़ोस की, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, बाहरी रह रहा है, उसकी मातृभाषा अलग है, तो बच्चा जो सुनता है आस पड़ोस, ठीक है, समाज, रिलेशन, रिश्तेदारी, सारा कुछ बच्चा टीवी वगैरह में देखता है। ठीक है, सोशल मीडिया हो गया। ठीक है, तो बच्चा जो प्रारंभ से ही बहुभाषिक होता है, तो बी ऑप्शन को हम सही कर लेंगे। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? देखिए, जब आपकी नियुक्ति होगी, आप शिक्षक बन गए, हिंदी के अध्यापक अध्यापिका बन गए, शिक्षिका बन गए, तो ये बताइए, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों का आपका निर्माण करना हो, उस समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो,
उपदेशात्मक पाठ भी शामिल हों, कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हों या प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हों। देखिए, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप से शामिल होना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक या ऑप्शंस हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करेंगे। चॉम्स्की की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। हिंदी शिक्षा शास्त्र की बात की जा रही है, भाषा अधिगम एवं अर्जन चैप्टर की बात की जा रही है, चॉम्स्की महोदय का जिक्र ही ना हो। जी हाँ, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही दिया गया है, ये प्रश्न आया हुआ है पिछले टीटी एग्जाम पर। ठीक है, जस्ट अभी जो इसके पहले आपका एग्जाम हुआ है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, तो गलत हो जाएगा भैया। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। बच्चों में व्याकरण सिखाना जरूरी है, ये भी जरूरी जो शब्द दे दिया गया है पेडागोजी में हमेशा नेगेटिव माना जाता है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, मैंने कहा ना, ये लाइन, ये ऑप्शंस आपको हिंदी पेडागोजी में दिखेगा ही दिखेगा। जी हाँ, चाहे किसी भी टीटी एग्जाम के, सी टेट, अदर स्टेट लेवल के एग्जाम की बात करें, यूपी टेट, रीट, एमपी टेट, KVS, ठीक है, डी ट्रिपल SB एग्जाम की बात करूँ, सभी एग्जामों की बात कर रहा हूँ, ST, STET, STT, ठीक है, सभी टीटी एग्जाम की बात करेंगे। सभी का यही आपका सिलेबस है, सेम सिलेबस होता है, केवल लेवल अंतर होता है। जो मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं उनका थोड़ा लेवल अंतर होता है। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। भाषा सीखने की कौन सी विधि जो है मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? अनुवाद विधि, द्विभाषी, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष विधि? सभी कमेंट करके बताइए। 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। देखिए, भाषा सीखने की ऐसी विधि जो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। मध्यस्थ बनाए मतलब बीच में अंतर नहीं करना, बीच में अंतर नहीं है मतलब सीधा डायरेक्टली की बात कर रहे हैं, प्रत्यक्ष की बात करेंगे। जी हाँ, भाषा सीखने की ऐसी विधि जो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है, यानी बिना अंतर के सीखना, यानी प्रत्यक्ष सीखना, सीधी बात करना, अर्थात हम प्रत्यक्ष विधि की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे। आइए बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की। देखिए, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात क्या होता है? जी हाँ, व्याघात आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है या होता है। तो भाषा सीखने में जो है मातृभाषा का व्याघात होता है, वह किस प्रकार से होता है? आपके आंशिक रूप से होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता है? परिवार, साहित्य, समाज, विद्यालय। तो भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर क्या नहीं हो सकता है? आपका समाज नहीं हो सकता है, बाकी परिवार, साहित्य और विद्यालय ये तीनों हो सकते हैं। तो भाषा का अस्तित्व एवं विकास किसके बाहर नहीं हो सकता है? तो समाज के बाहर नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान देना है। क्योंकि बच्चा, बालक हो चाहे हम हो, सभी समाज में रहते हैं। ठीक है, तो भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, समाज में ही हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेंगे। भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग होते हैं। 1 होता है, 2 होता है, 3 होते हैं, ये 4 होते हैं। तो भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के जो प्रमुख अंग होते हैं वे 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है लिखित और दूसरा होता है आपका मौखिक। अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। आइए देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पे असत्य दिया गया है? एक कथन असत्य दिया गया है, बाकी हमारे 3 कथन सत्य दिए गए। तो प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, तो देखिए प्राथमिक स्तर पे बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश, सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिवर्जन कर लेंगे, बिल्कुल सही बात है। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, यह कथन हमारा भी सही दिया गया है। बच्चे की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। तो विरोधाभास यहाँ पे नेगेटिव एक वर्ड दे दिया गया, नेगेटिव शब्द दिया गया, इसलिए यह कथन आपका हमारा जो पूछा गया प्राथमिक स्तर के शिक्षा के संदर्भ में सही नहीं होगा। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियाँ व निरर्थक अभ्यास के बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। तो ABD हमारा कथन सत्य दे गए हैं, बाकी C हमारा कथन असत्य दिया गया है। अगला प्रश्न है, लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा अर्थात टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं, तो तार वाली भाषा का अर्थ क्या होता है?
तार में प्रयुक्त होने वाली शब्दों का प्रयोग, अंग्रेजी शब्दों का उपयोग, संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग, मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि शब्दों या दो शब्दों वाली अभिव्यक्ति की बात करेंगे। देखिए, लगभग 2 साल का बच्चा है और 2 बच्चे के तार वाली जो भाषा है टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करता है। तो तार वाली भाषा का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइएगा। हम बात करेंगे तार वाली भाषा का अर्थ है मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि दो शब्दों वाली अभिव्यक्ति। डी ऑप्शन को सही कर लेंगे, क्योंकि तार वाली भाषा का अर्थ मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि शब्दों वाली अभिव्यक्ति होगी। और इस आयु वर्ग के बच्चे जो होते हैं प्रायः वाक्य जो संरचना में निपुण नहीं होते हैं, इसलिए बदले में वे मात्र मुख्य शब्दों का आकारगत उच्चारण कर मंतव्य व्यक्त करने का भी प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे उचित नहीं दिया गया है। देखिए, भाषा के नियम सीखे जाते हैं, यह हमारा कथन उचित नहीं दिया गया है। भाषा जो होती है वह परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है और इसमें समाज संस्कृत विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। तो BCD ये भाषा अर्जन के संबंध में उचित कथन है, लेकिन पहला कथन उचित नहीं दिया गया है, क्योंकि भाषा के नियम सीखे जाते हैं, यह कथन गलत हो जाए। क्योंकि भाषा का विकास किस प्रकार से होता है, चतुर्दिक होता है, ना कि नियम। भाषा का विकास किससा होता है, चतुर्दिक होता है, ठीक है, नियम के अकॉर्डिंग नहीं होता है। आपको अपने माइंड पर, ठीक है, रिमाइंड कर लेना है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है। जी हाँ, ऐसा उद्देश्य जिसमें प्राथमिक स्तर पर भाषा ना सीखी जाती हो। देखिए, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधने के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखी जाती है, मन की बात कहने और सुनने के लिए और अपनी अनेक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन भाषा का व्याकरण सीखना है, मात्र इसके लिए जो है प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती, क्योंकि यहाँ पे दिया गया भाषा का व्याकरण सीखना, ठीक है, किसके किसके लिए की जाती है, ACD के लिए की जाती है और B के लिए आपकी नहीं की जाती है। अगला, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर किसका होता है। तो सभी जानते हैं भाषा अर्जन और अधिगम में जो मुख्य अंतर होता है वह स्वाभाविकता का होता है, ठीक है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। एकल परिवार जहां माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, संयुक्त परिवार जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं, या आधुनिक तकनीक के लैस कक्षा जहां भाषा प्रयोगशाला का निरंतर प्रयोग होता है, या शिक्षक द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करना। देखिए साथियों, जिस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, संयुक्त परिवार जहां परिवार के सभी सदस्यों और बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते होंगे, क्योंकि बच्चा दादा दादी से आचरण सीखता है, माता पिता से सीखता है, बुआ ताई चाचा चाची सारे होते हैं, ठीक है। तो संयुक्त परिवार में बच्चा सभी सदस्यों के साथ जो है बच्चों के साथ अंतःक्रिया भी करता है और भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर बच्चा सीख पाता है। सभी कमेंट कीजिएगा। जायसवाल सर आप सभी शिक्षाबंधुओं को अभिनंदन स्वागत करते हैं और आप सभी के माता पिता को नमस्कार प्रणाम करते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। जी हाँ, एग्जाम को फतेह करना है 101%, तो प्रत्येक क्लास यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। आने वाली जो क्लासेज है, बाकी CDP इन्वायरमेंट की क्लास भी चल रही है, डेली क्लासेज ज्वाइन कीजिए। प्लेलिस्ट ऑलरेडी यहाँ पे बना दी गई आपको। आइए बात करेंगे 10 से 11 प्रश्न और बचे हुए हैं और भाषा अर्जन, भाषा अधिगम एवं अर्जन के चैप्टर को पूरा कंप्लीट करते हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का जो सर्वप्रमुख कारण होता है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें होती हैं, भाषा में आकलन होता है, भाषाई परिवेश होता है, या भाषा का व्याकरण होता है। तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में जो मुख्य अंतर सर्वप्रमुख कारण होता है वह भाषाई परिवेश होता है। भाषाई परिवेश बहुत बार हम इस ऑप्शन का जिक्र कर चुके हैं। प्रश्न बदलता है लेकिन उत्तर नहीं बदलता है, क्योंकि स्थान विशेष की भाषाएं अलग अलग होती हैं, जिसके कारण भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में भी अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पहली कक्षा की नादिरा पढ़ते हुए बार बार अटकती है, ऐसे में आप क्या करेंगे। मतलब पहली कक्षा की एक बालिका है जो पढ़ने में बार बार अटक रही है, तो आप एक शिक्षक के रूप में, अध्यापक अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगे। तो आप धैर्य से काम लेते हुए पढ़ना सीखने में उसकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। डी ऑप्शन को सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर जो बच्चे होते हैं
हिंदीतर भाषी जो बच्चे होते हैं अरुचि प्रदर्शित करते हैं। जी हाँ, ध्यानपूर्वक समझिएगा। आपकी कक्षा है में आप हिंदी के अध्यापक हैं और आप ही की कक्षा में हिंदीतर भाषी बच्चे जो होते हैं अरुचि प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अध्यापक उसकी भाषा संबंधित त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करता है, या उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है, या उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है, या उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नज़र ही नहीं आता है। तो हिंदी की कक्षा में हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं क्योंकि अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते, जबकि अध्यापक को चाहिए कि त्रुटियों को सहजता से स्वीकार करके उनको अर्थात बच्चों को शुद्ध लिखकर पढ़ना बताना चाहिए कि बच्चा ऐसा लिखो, बच्चा ऐसा पढ़ो, जिससे बच्चों में सुधार हो सके और भाषा के प्रति बच्चों में रुचि भी जागृत हो सके। अगला प्रश्न है, पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि बच्चे जो हैं बिना मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी बता सकें, बच्चे चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें, बच्चे सबसे पहले वर्गों की पहचान करना सीखें, बच्चे 12 खड़ी अच्छी तरह से याद करें। देखिए, पढ़ना सीखने का वास्तव में जो सबसे अच्छा तरीका होता है कि बच्चे जो होते हैं चित्र के साथ अनुमान लगाना भी सीखें। तो भी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, साधारण तौर पर शिक्षक ये समझते हैं कि बच्चे को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। यह विचार पूरी तरह से आपको किस तरह का लग रहा है? शिक्षक हैं आप सभी और जायसवाल सर आप सभी शिक्षक बंधुओं को नमन करते हैं, शिक्षा को नमन करते हैं, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। जी हाँ, साधारण तौर पर शिक्षक ये समझते हैं कि बच्चों का लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो। तो ये विचार जो है पूरी तरह से आपका अवैज्ञानिक है। क्यों अवैज्ञानिक है? क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्गों की पहचान हो जाए। यह विचार पूर्णतः अवैज्ञानिक है, क्योंकि बच्चों को लिखना एवं वर्ण की पहचान साथ साथ ही करनी चाहिए। जी हाँ, वर्णों की पहचान और लिखना दोनों किस प्रकार करना चाहिए? साथ साथ करना चाहिए। अगला है, प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका जो है संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा को परिभाषा बताती है। आप में से मान लीजिए कोई अध्यापिका है जिनकी नियुक्ति हुई है और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और सर्वप्रथम आपको संज्ञा पढ़ाते समय आप क्या करती हैं? पहले संज्ञा की परिभाषा बताती हैं, तो उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण भी समझाती हैं। तो आपका जो यह है व्याकरण शिक्षण की जो विधि है कौन सी अपना रही हैं, या अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपना रही हैं? अर्थात पहले संज्ञा को पढ़ाने के साथ साथ उसकी परिभाषा भी बताएं और उससे संबंधित कुछ उदाहरण भी बता दिया गया। अर्थात आप जिस का अनुसरण कर रही हैं, पहले हम क्या है परिभाषा बता रहे हैं, इसके बाद उदाहरण बता रहे हैं, अर्थात नियम से उदाहरण की ओर चल रही हैं, अर्थात निगमन विधि की बात करें। और यहीं पर अगर ऐसा पूछा जाता कि एक अध्यापिका जो है संज्ञा से संबंधित कुछ उदाहरण बताती हैं, बाद में फिर उनकी परिभाषा बताती हैं, तो फिर ये क्या हो जाता? फिर आपका यह आगमन हो जाता। लेकिन यहाँ पर पहले परिभाषा बताई जा रही है, बाद में उदाहरण बताया जा रहा है, अर्थात हम बात करेंगे निगमन विधि की बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, बहुभाषा की बात करेंगे। बहुभाषी कक्षे से तात्पर्य क्या होता है? कि जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली समान या सम्मान दिया जाता हो, जहाँ बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता हो, जिस कक्षा में शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हों। यह हम ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहे हैं कि जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। देखिए, बहुभाषिकता से तात्पर्य होता है, सिंपल और साधारण भाषा में समझिए, कि जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है, कक्षा में मान सम्मान दिया जाता है, प्रत्येक बच्चे को उसकी मातृभाषा को सम्मान दिया जाता है, ठीक है, तो बहुभाषी कक्षा हो जाएगी। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है। जी हाँ, दूसरी कक्षा के एक बालक है, शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, जो हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात कर रहा है। तो आप क्या करेंगे? आप एक शिक्षक है, शिक्षिका हैं, आप क्या करेंगे? बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे, या उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे? तो ये तीनों कथन हमारे क्या दिए गए हैं? असत्य हो जाएंगे। क्योंकि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला जो बालक है, रोहित है, हिंदी कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात कर रहा है, तो एक शिक्षक के रूप में उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। बी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। अगला, बच्चों का
अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए। जी हाँ, बच्चे में अक्सर ऐसा देखा जाता है, आत्मविश्वास नहीं होता है कि मेरी राइटिंग अच्छी है, मैं सही नहीं लिख पाता हूँ। ठीक है, कभी कभी आप में भी आत्मविश्वास नहीं होता कि मैं सिलेक्शन ना पा पाऊँगा। ठीक है, तो भैया जब आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, डेली क्लास अटेंड करेंगे, तो सिलेक्शन 101% पाएंगे। ये जायसवाल सर का वादा है। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। तो बच्चों का अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाना है, तो सर्वप्रथम जरूरी जो होता है वह होता है उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए। जी हाँ, बच्चे की जो बात लिखते हैं उनको सम्मान करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे बच्चे में क्या होता है, लेखन के प्रति आत्मविश्वास होता है कि शिक्षक शिक्षिका ने, सर मैडम ने मेरी जो लिखा है मैंने उसको सम्मान किया। आपने बोलते हैं गुड गुड बेटा, अच्छा लिखते हो, इसी तरह लिखते रहो और बेहतर कर सकते हो। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, उनमें एक पॉजिटिव ठीक है सब जाता है। जैसे हम आपके लिए कहते हैं कि डेली क्लास अटेंड कीजिए, इस बार नहीं तो अगले बार अवश्य सिलेक्शन पाएंगे। ठीक है, तो मोटिवेशन जो होता है आपको क्या करता है, वो सीखने के लिए दुगनी रफ्तार बढ़ा देता है, और जो दुगनी रफ्तार होती है वही आपको सिलेक्शन देकर जाती है। ठीक है, चलिए आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकता या दे सकती है। जी हाँ, किसकी बात करेंगे, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में जो सर्वाधिक योगदान है, टीवी पर देखे जाने वाले 15 मिनट के कार्टून के कार्यक्रम की बात करेंगे, गृह कार्य पर व्यय किए जाने वाले 30 मिनट की बात करेंगे, या एफएम पर 15 मिनट सुने जाने वाले समाचार की बात करेंगे, या परिवार में होने वाले परस्पर गुणवत्तापूर्वक बातचीत की बात करेंगे। देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान जो दे सकते हैं वह परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत की बात करेंगे। क्योंकि परिवार में यदि मानक भाषा का प्रयोग हो रहा है तो कहीं ना कहीं बच्चों पर जो है उसका भाषा का प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, पूरी पाठ्यचर्या में खाली स्थान में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ज्ञान निर्माण में, व्याकरण निर्माण में, आकलन निर्माण में, या मूल निर्माण की बात करेंगे। तो पूरी पाठ्यचर्या में साथियों, जी हाँ, पूरी पाठ्यचर्या में ज्ञान निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, क्योंकि जो भाषा होती है वह किसी भी विषय को सीखने में माध्यम का कार्य करती है, और माध्यम के अभाव में ज्ञान निर्माण संभव नहीं। कोई भी आप सीखते हैं तो भाषा का जो माध्यम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो मातृभाषा है वह किसी भी अन्य भाषा सीखने में पूरी तरह आपका कारगर या सहायता या मदद करती है, माध्यम होती है। और इस क्लास का, इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, जी हाँ, भाषा अधिगम एवं अर्जन का 60वां प्रश्न स्क्रीन है, और यह चैप्टर हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। शब्द प्रसारण माध्यम के अंतर्गत रखा जाता है रेडियो को, समाचार पत्र को, विविध पत्रिकाएं को, या पोस्टर को रखा जाता है। तो श्रव्यदर्श या श्रव्यदर्श दोनों एक प्रश्न आ जाता है। तो श्रव्य प्रसारण के माध्यम के अंतर्गत क्या रखा जाता है, श्रव्य प्रसारण के माध्यम से यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, श्रव्य मतलब क्या होता है, सभी लोग बताइए। रेडियो, श्रव्य मतलब सुनाई दे, और समाचार पत्र मतलब दृश्य माध्यम हो जाएगा। ठीक है, पोस्टर भी दृश्य हो जाएगा, जो पत्रिकाएं होती हैं वो भी दृश्य हो जाएंगी क्योंकि वो बोलती नहीं। रेडियो श्रव्य, बाकी ये दृश्य होंगे। और टीवी वगैरह जो टेलीविज़न है यह दृश्य श्रव्य दोनों में आ जाता है। ठीक है, आइए बात करेंगे महत्वपूर्ण। हमने भाषा अधिगम अर्जन आदि हिंदी शिक्षा शास्त्र, हिंदी पेडागोजी का पहला चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है, और जल्दी दूसरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। बाकी क्लासेज भी आपकी चल रही हैं, ऑल सब्जेक्ट की क्लासेज होने वाली हैं। सीटेट अदर टीटी एग्जाम की बात करेंगे। तो तैयारी को बेहतरीन करना है और सिलेक्शन की दुगनी रफ्तार के साथ सिलेक्शन पाना है, और आउट ऑफ 150 में से आपको 125 अगर स्कोर प्राप्त करना है तो आज ही अपने टीटी परिवार से जुड़ जाइएगा। अपने टीटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम से जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम से फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त करने के लिए लिंक दिया गया है, जुड़ जाइएगा, क्योंकि यह राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है। PDF फाइल भी प्राप्त कीजिए, बेहतरीन तैयारी कीजिए और अपने सपने को साकार कीजिए। मैं आपके साथ जायसवाल सर, जल्द मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। धन्यवाद सभी का। जय हिंद।